हाँ जी। क्या हाल है आप सभी लोगों के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। एमाइंस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस जो लोग अभी जनवरी में देने वाले हैं वो जरूर देखना इस वीडियो को। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली जो लोग जेई देने वाले हैं मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये वीडियो जरूर देख के जाना, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 12 बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आए। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। ठीक है, एमाइंस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अमाइंस होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अमाइंस होते क्या हैं। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अमाइंस जो होते हैं बच्चों वो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सिंपल सी भाषा में कि हमारे पास जो अमोनिया होता है NH3, सही है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं और इसमें कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये बन जाएगा RNH2। सही है, NH3 में से एक H निकाल दिया और एक R लगा दिया। R मतलब कुछ भी आपका हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल मतलब कार्बन है, बेसिकली कार्बन की चेन होगी। तो इसको बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं इसको? एमाइन। ठीक है, अगर हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया तो बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये कैसा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका एक और हटा दूं, मान लो RNH2 में से भी मेरा मन किया कि सर एक और हाइड्रोजन हटा दीजिए और एक और R लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा R2NH। सही है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। और अगर मैं R2NH में से भी एक हाइड्रोजन हटा दूं और एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाएगा R3N। इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्शरी अमाइन। समझ में आ गया होगा, प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन, 3 डिग्री अमीन या फिर टर्शरी अमीन। क्लियर है? इतना अमाइन आपको समझ में आ गया। अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। जब भी आपको यहां पे कभी बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करनी हो तो बहुत छोटा सा आपको एक काम करना है। क्या काम करना है वो देखो। देखो, जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया वर्सेस RNH2। ठीक है, अमोनिया वर्सेस RNH2 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन लेना। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन लेना। और प्रोटॉन लेने के बाद वो क्या बना लेता है? कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड। यहां पे बेस कौन है? अमोनिया। अमोनिया ने क्या लिया? प्रोटॉन लिया और क्या बना लिया? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, RNH2 को भी एक प्रोटॉन दे देंगे और क्या बना देंगे? उसका भी कॉन्जुगेट एसिड। सही है, तो ये बन जाएगा RNH3 प्लस। आई होप इतना समझ आया होगा आपको आसानी से। ठीक है ना। अब हमें यह डिस्कस करना है कि कॉन्जुगेट एसिड किसका ज्यादा स्टेबल है, अमाइन का या फिर अमोनिया का। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज्यादा आपका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। ये आप याद रख लो, ये 100% की बात मैंने आपको बता दी। जितना स्ट्रॉन्ग आपका, ये सॉरी, जितना स्टेबल आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। अब हमें चेक ये करना है कि अमोनियम आयन और ये जो RNH3 प्लस बना, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, चलो वो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो भाई, इधर देखो फटाफट। NH4 प्लस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी। ठीक है, और ये जो RNH3 प्लस है, इसमें भी सर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। हाँ जी है तो, लेकिन देखो RNH3 जो है ना, RNH3 प्लस, इसके अंदर ये जो R ग्रुप है इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका काम क्या है? अपनी चार्ज डेंसिटी को दूसरे एटम की तरफ धकेल देना। मतलब ये गरीबों का मसीहा है।
ठीक है, ये इस नाइट्रोजन गरीब, जो अब गरीब हो चुका है, वैसे गरीब नहीं होता नाइट्रोजन, ठीक है, जो अब गरीब हो चुका है क्योंकि उस पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है, कमी है चार इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा अपनी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बेसिकली क्लाउड है ना, चार्ज का क्या है, क्लाउड है, ठीक, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट कर देता है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देता है। कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे एरो के थ्रू दिखा सकते हो, जब आप पेपर में लिख के आओगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये एरो के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दे रहा है, नाइट्रोजन को दे दे रहा है, ठीक है, ताकि ये थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, जबकि इसकी हेल्प करने के लिए यहां पे कोई नहीं है, इसकी हेल्प करने के लिए यहां पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इसके पास, कोई ऐसा इसके पास मसीहा नहीं है जो इसकी हेल्प कर दे। इस वजह से कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ये RnH3+, ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, इसका मतलब RnH2 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। समझ में आया, देखो हमने क्या किया, हमने अमोनिया को भी H+ दे दिया, RnH2 को भी H+ दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि हम हमेशा बेस की बेसिसिटी चेक करते हैं उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग बेस, दोबारा बोल रहा हूं, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अब हमने दोनों का कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, फिर हमने चेक करना स्टार्ट किया कौन ज्यादा स्टेबल है। अमोनियम आयन जो है NH4+, इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसकी हेल्प कर दे इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने में, जबकि यहां पे आर जो लगा, जितने भी आर होते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है ना, जैसे जैसे उसकी चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये आर ग्रुप जो है नाइट्रोजन की हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट एसिड, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जितने ज्यादा लगोगे उतना अच्छा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, यानी कि दोनों में से RnH2 और अमोनिया में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, RnH2, सही है, ये इनका ऑर्डर हो गया, RnH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अब आप अपने आंसर में लिख भी सकते हैं आराम से, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अमोनिया, क्लियर है, चलो, अब नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ या बेसिक स्ट्रेंथ लिख लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना, तो कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं किस किस के बीच में, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, सही है, चलो, तो लिखते हैं, अब आपको पता तो है ही, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, चलो, जैसे मैंने लिखा RnH2, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, सही है, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं R2NH, दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन, एंड यहां पे ले लेते हैं R3N, ये है 3 डिग्री अमाइन, सही है, चलो कंपेयर देखो इनको कैसे करना है, RnH2 R2NH और R3N को, इन सबको क्या दे देंगे हम, H+ दे देंगे, इन सबका रिएक्शन H+ से करा देंगे, मतलब इनका हम क्या बना देंगे, कॉन्जुगेट एसिड, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, इस वाले के साथ भी यही करना है आपको, ठीक है, ये बन गया आपका, सॉरी R3 नहीं, ये बन गया आपका R2NH2+, सही है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और इसको देंगे आप H+, तो ये भी मना नहीं करेगा, R3NH+, सही है, ये बन गए तीनों के कॉन्जुगेट एसिड। आई होप इतना क्लियर होगा, बहुत आसान सी चीज है, सबको H+ पकड़ा दिया हमने, बना दिए इनके कॉन्जुगेट एसिड। चलिए, अब हमें चेक ये करना है कि इन तीनों में किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है। अब अगर आप प्राइमरी वाले को देखो, है ना, ये था आपका 1 डिग्री, ये था 2 डिग्री, ये था 3 डिग्री, 1 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड देखो, तो यहां पे एक एल्काइल ग्रुप लगा है R, ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक लगा है यहां पे, ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं,
दूसरे वाले में 2 R लगे हैं, ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। दो दो R लगे हैं, एक इधर से हेल्प कर रहा है इसकी, एक इधर से। भाई साहब इसके तो दोस्त बहुत हैं, इसकी हेल्प करने के लिए दो दो आ गए फौरन। सही है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा वाला तो भाई भयंकर स्टेबल है, क्योंकि इसके पास जो है वो तीन तीन R लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, ये भी करेगा अपना चार्ज, और इसको ये भी करेगा। सही है, तो इसकी हेल्प करने के लिए तीन तीन एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको बच्चों, अगर आपको लिखना पड़े तो इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर कैसा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखना, माइनस आई जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के होता है, और प्लस आई जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ के होता है। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तीनों प्लस आई लगा रहे हैं। और एक और बात बता दूं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं नेचर में, मतलब ऐड हो जाते हैं। जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे उतना फायदा है। तो इसके पास तीन तीन ग्रुप लगे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। सही है, बहुत स्टेबल है ये। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कॉन्जुगेट एसिड है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा इनमें, टर्शरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, और फिर प्राइमरी अमीन। और एक चीज और नोट कर लेना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं गैसियस स्टेट में, क्योंकि जब आप इन्हें पानी में डाल दोगे एक्वस स्टेट में, इनका नेचर बदल जाएगा, इनका रंग रूप बदल जाएगा। एक्वस में नहीं कर रहे, गैसियस में कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब गैसियस ही मान के करना है सवाल। अगर वो एक्वस में पूछेगा तो बोलेगा कि एक्वस में बताओ। ठीक है, ये आपको 100% में बता दे रहा हूं। नीट हो, जेई हो, सीबीएसई हो आपका, जब भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा सॉरी, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कंपैरिजन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइंस में, तो वो आपको मेंशन करेंगे कि एक्वस में बतानी है कि गैसियस में बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो गैसियस समझना है, और एक्वस वो हमेशा मेंशन करेगा। सही है, तो 3 डिग्री अमीन्स इज मोस्ट बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में ऑर्डर आ गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उससे भी कम होता है अमोनिया। सही है, ये हो गया आपके पास। क्लियर। अब हम डिस्कस करना है एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक अमीन। हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों, एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक अमीन। चलो करते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं। हो गया इसको। हम्म, चलिए, हमारा टॉपिक है एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक अमीन। चलिए, एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। एलिफेटिक आपको पता है, जो आपकी ओपन चेन होती है वो एलिफेटिक है, जैसे मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन है ना, आरएनएच2 जो डिस्कस कर रहे थे। एलिफेटिक हो गए आपके ये आरएनएच2। सही है, ये एलिफेटिक हो गए। और एरोमेटिक में आपका रिंग होगी। ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया। एक सेकेंड, ये हो गया आपका एरोमेटिक अमीन। क्लियर, ये एलिफेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, दोनों में डिस्कस करना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। ध्यान से देखो यहां पे, कॉन्जुगेट एसिड के अलावा हमें जो चेक करना होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। क्या चेक करना है कि ये जो लोन पेयर है ये कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए। देखो, अगर मैं इन दोनों के पास H+ रख दूं, इन दोनों के पास में क्या रख दूं, बीच में H+, तो हमें यह देखना है कि उस पे ये वाला लोन पेयर ज्यादा जल्दी अटैक करेगा या ये वाला अटैक करेगा। ठीक है, यही यहां पे डिसाइड करने वाला है कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ये जल्दी अटैक करेगा या ये वाला जल्दी अटैक करेगा। अब देखो, कौन सा जल्दी करता है अटैक, वो ये वाला करता है आरएनएच2। ये फटाफट से इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। ये नहीं कर पाएगा उतना फास्ट अटैक, ये अटैक करेगा क्यों, वो समझते हैं। क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब ये क्या नई चीज है सर,
लोकलाइज लोन पेयर का मतलब ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस का कोई चांस ही नहीं है। एलिफेटिक में रेजोनेंस का तो कोई चांस ही नहीं है, दूर दूर तक भी यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रही है। ठीक है, हो सकती है अगर हम उस चेन में कहीं पे भी कॉन्जुगेशन बना देंगे तो रेजोनेंस हो सकती है, बट यहां पॉसिबल नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर आप इस वाले लोन पेयर को देखोगे, इसको बोलते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। मतलब ये एक जगह नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, ये रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा। ये क्या करेगा? रेजोनेंस में जाएगा, है ना, टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। यहां आप लिख सकते हैं टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, मतलब इसकी एक टांग इधर है, एक टांग उधर है। तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, ये इस H प्लस पे अटैक करने के बजाय क्या है, रेजोनेंस में भी जाना पसंद कर रहा है। मतलब वहां जाना ज्यादा पसंद कर रहा है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग प्रोटॉन, है ना। देखो बेस का मेन काम होता है प्रोटॉन पे अटैक करना, स्पेशली एसिडिक प्रोटॉन पे। ठीक है, लेकिन ये वाला तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट भाग के आ रहा है। ये वाला नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मजा आ रहा है रेजोनेंस में घूमने में भी। ये वाला उतना अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये लोन पेयर जो है लेस अवेलेबल है। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस। उस केस में हम लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस, और यहां पे मोर। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर। ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर और डीलोकलाइज लोन पेयर समझ में आ गया। जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है वो अटैक नहीं करेगा प्रोटॉन पे जाके जल्दी से, एज कंपेयर टू जिसमें अवेलेबल है ये अटैक करेगा। ठीक है, तो इसलिए एलिफेटिक वर्सेस एलोमेटिक में एलिफेटिक जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे एज कंपेयर टू एरोमेटिक। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसमें कोई डाउट आपको नहीं आने वाला कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में कौन ज्यादा बेसिक है। एलिफेटिक, क्योंकि उसमें लोन पेयर अवेलेबल है अटैक करने के लिए प्रोटॉन पे। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग, एक्वस फेज में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। चलो देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अमीन्स इन एक्वस मीडियम, या एक्वस फेज भी कह सकते हो आप। सही है, इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। चलिए, एक्वस फेज में हमारे पास डिसाइड करने के लिए ना 3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दूसरा है हमारे पास हाइड्रेशन, जिसको सॉल्वेशन भी बोल देते हैं अगर वाटर ना हो, वाटर के केस में हाइड्रेशन, अदरवाइज सॉल्वेशन। और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बच्चों भीड़ भाड़। ये ऑर्गेनिक में वर्ड आपका बार बार यूज होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसका मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है ना, क्लियर है। ये तीनों फैक्टर होने वाले हैं जिनसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा कम स्ट्रॉन्गर है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो आप डिस्कस कर चुके, इंडक्टिव इफेक्ट वाला ही है ना। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन सा है जो हम डिस्कस कर चुके, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि मैं स्किप कर रहा हूं, यही वाला जो अभी पीछे डिस्कस किया ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, वही सब। ठीक है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही तो पढ़ के आए थे हम अभी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से, प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या आ रहा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, वही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। नेक्स्ट जो है हाइड्रेशन, वो समझते हैं कि हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन कैसे देखनी है। चल, तो मैं आपको हाइड्रेशन समझाता हूं। देखो, जैसे हमारे पास 1 डिग्री अमीन है RnH2,
और मैंने इसको प्रोटॉन दे दिया H+, और इसने बना लिया सर RNH3+। सही है, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। हमें क्या करना होता था, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखनी होती थी कि ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड तो मोर स्ट्रॉन्गर बेस। अब जैसे ही ये कॉन्जुगेट एसिड जो है, जब ये पानी में पहुंचा, पानी में पहुंचने के बाद क्या हो रहा है देखो, पानी में पहुंचने के बाद क्या होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स ना घेर लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है ना, इस वाले इन पे सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। इधर वाले को भी घेर लेगा, इधर वाले को भी घेर लेगा। ठीक है, यहां होने लगेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होने लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो तीन तीन हाइड्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, मतलब इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके इसको स्टेबलाइज करेंगे। इस कॉन्जुगेट एसिड को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स। उनका जो नेगेटिव पोर्शन है यानी कि ऑक्सीजन जो है, वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ थिंग बना रहा है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन तीन हाइड्रोजन कर ले रहे हैं। क्लियर है। अब यही चीज चेक करनी है हमें सेकेंडरी में और टर्शरी में। चलो, प्राइमरी में समझ में आ गया आपको, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कितनी हो रही, तीन हो रही है यहाँ पे, एक दो तीन। सही है। चलो, अब चेक करते हैं हम लोग किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी एक काम करते हैं। हम्म हम्म सेकेंडरी देखिए बाप, R2NH था सेकेंडरी, इसको प्रोटॉन दिया तो ये बन गया R2NH2+। ठीक है, अब ये गया वाटर में अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन में प्लस। अब अगेन क्या होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और घेर लेंगे इसको, स्टेबलाइज करने के लिए। ये है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, यहां डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कितने हो गए, दो हो गई है ना। दो हाइड्रोजन वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं और इस कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहां दो हो गई। अब अगर आप टर्शरी में देखो, टर्शरी में क्या होगा, देखो टर्शरी में क्या था, R3N था। आइसक्रीम खा ली यार मैंने कल। R3NH, ये है कॉन्जुगेट एसिड। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए उसके पास। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन हाइड्रेशन की जो डिग्री है वो बहुत ही कम होगी। सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इससे इंटरेक्ट कर रहा है ऐसे। क्लियर है, ये हो रहा है। तो सबसे कम हाइड्रेशन किसमें हुई, 3 डिग्री में। सबसे ज्यादा किसमें हुई, 1 डिग्री में। ये 1 डिग्री था आपका, वो 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री था। तो सबसे कम स्टेबल कौन है, 3 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड। तो मतलब अगर मैं हाइड्रेशन लगाऊं, है ना, हाइड्रेशन के हिसाब से ऑर्डर लगाऊं, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन, बताइए आप मुझे। समझदार लोग हैं आप सब। अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्या हुआ सर, ये तो रिवर्स हो गया, ये तो रिवर्स हो गया। यस, ये रिवर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से, इंडक्टिव फैक्टर के हिसाब से 3 to 1 था ऑर्डर, और हाइड्रेशन के हिसाब से 1 to 3 हो गया आपका ऑर्डर। स्टेरिक हिंड्रेंस भी देख लेते हैं, लगे हाथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी देख लेते हैं। अब स्टेरिक हिंड्रेंस तो भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ से दिक्कत तो होती ही है, भीड़ भाड़ से दिक्कत तो होती ही है। अब सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहां है देखो, अगर मैं बनाऊं आपका, ये है 1 डिग्री अमीन। देखो हाइड्रोजन तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये होता है बल के ग्रुप। भीड़ भाड़ तो ये कर रहा है, ये है ठीक है, और हाइड्रोजन है साइकिल, कहीं से भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है। R2NH अगर मैं लिखूं,
तो ये 2 डिग्री है। यहां ऐसा है, दो दो बल की ग्रुप है। और अगर मैं टर्शरी लिखूंगा तो ये 3 3 है आपके पास। तो यहां ज्यादा भीड़ है, ठीक है ना, 3 3 बल की ग्रुप है। तो इसका मतलब सबसे अच्छा बेस कौन होगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्टेरिक एंट्रेंस के हिसाब से भी। अब होता क्या है, ना तो ऑर्डर 1 2 3 होता एक्वस में, ना 3 2 1 होता। ना 1 2 3 होता, ना 3 2 1 होता। तो ऑर्डर होता क्या है वो देखो। बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहला, इन केस ऑफ मिथाइलमीन्स, मिथाइलमीन समझ गए, जिसमें आर ग्रुप जो है आपका CH3 होगा, है ना, मतलब ये वाले। आर क्या है आपका? CH3। ठीक है। जो ऑर्डर आएगा आपका वो आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आपको ऑर्डर याद ही रखना है, इसके अलावा यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्डर क्या आने वाला है? 213, 213। और अगर आपका आर इथाइल हुआ, दो डिस्कस्ड एनसीईआरटी में, दोनों करेंगे। इन केस ऑफ इथाइल अमीन्स, इथाइल अमीन्स क्या होते हैं? जहां पे आर आपका इथाइल ग्रुप होगा, CH3CH2। ठीक है। इस केस में जो ऑर्डर आता है वो आता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। 231 याद रखना है आपको ये, या एसटीपी से भी याद रख सकते हो, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी, ये इसका आपको एक ट्रिक हो गई। एसटीपी, इथाइलमीन में याद रखो एसटीपी लगेगा, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी। ये दोनों ऑर्डर आपको याद रखने हैं, दोनों एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए थ्योरी में, तो आप सब कुछ लिख सकते हो, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। सही है। फटाफट चले नेक्स्ट पे, चले नेक्स्ट इफेक्ट डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हम्म नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एरोमेटिक अमीन्स में ना, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स, जो लोग पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, शेयर कर देना वीडियोस को। चलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल मैंने ली है NH2 नॉर्मल एनिलीन। फिर हमने क्या किया, NH2 पे एक लगा दिया मिथाइल, और यहां पे एक लगा देते हैं नाइट्रो। सही है। तो देखो पहले वाले में इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो पहले वाले में क्या है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिंपल एनिलीन है, इसको एनिलीन बोलते हैं। दूसरे में क्या है, पैरा पे मिथाइल लगा है और एनिलीन है। तीसरे में पैरा पे नाइट्रो लगा है और एनिलीन है। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, दो बातें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करता है, बेसिसिटी इंक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है। चलिए अब आपको ये तो पता ही होगा, ये है विड्रॉइंग ग्रुप, खतरनाक विड्रॉइंग, और ये है डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। मिथाइल जो है आपके दो इफेक्ट लगाता है, यहां पे प्लस आई तो लगाता ही है, बढ़ा रहा है स्ट्रेंथ, प्लस एच भी लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों से क्या कर रहा है, वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। NO2 क्या कर रहा है आपका, माइनस आई लगाता है एक तो, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया है ना। और दूसरा माइनस आर लगता है, यहां पे कौन सा लगता है, माइनस आर, मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, या रेजोनेंस इफेक्ट कह लो, -M भी लिख सकते हो आप, ये भी लगाता है यहाँ। क्लियर है। ये दो इफेक्ट से ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो इसका मतलब सबसे अच्छा बेस इनमें कौन होगा, बी इनमें सबसे अच्छा बेस होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा।
ये हो जाएगा इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सही है, ये इनका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आप नया टॉपिक सीखने वाले हो, देखो। अगेन मैंने एक NH2 लिया, एनिलीन। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, मैंने NH2 के साथ ऑर्थो पे लगाया मिथाइल, और तीसरे में मैंने लगाया NH2 के साथ मेटा पे मिथाइल। ये तीन को कंपेयर करते हैं, ए, बी और सी। अब ध्यान से समझना, ए और सी में सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले डिस्कस किया इससे पिछले क्वेश्चन में। बी में थोड़ा अलग है, गड़बड़ ऑर्थो वाले। अब देखो क्या होता है, जब ये प्रोटॉन लेता है ना, जब ये लोन पेयर प्रोटॉन पे अटैक करके एनिलीनियम बनाएगा, यानी कि NH3+ बनाएगा यहाँ पे। सही है, ये बनेगा, और साथ में मिथाइल। अब होता क्या है कि NH3+ जो होता है ना, अच्छा खासा बड़ा ग्रुप होता है, बल्कि हो जाता है साइज में। तो ये और ये भाई साहब आपस में लड़ते हैं। क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक इधर धक्का दे रहा है, एक उधर धक्का दे रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है, एक उधर धक्का दे रहा है। ये मिथाइल बोलता है कि आप इतने बड़े कैसे हो गए। वो कहता है मैंने प्रोटॉन लिया, मेरा काम है प्रोटॉन लेना। वो कहता है नहीं, प्रोटॉन वापस करो, नहीं तो मैं ऐसे ही धक्का देता रहूंगा। ठीक है, बेचारा, क्योंकि ये क्या होता है, इनमें आपस में लड़ाई हो रही है, तो ये NH3+ जो बना था प्रोटॉन लेने के बाद, ये हाइड्रोजन वापस दे देता है इसको। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, प्रोटॉन लूज कर देगा ये, और वापस से यही बन जाएगा। बात आ रही समझ में। ये जो मिथाइल है, इसको थोड़ी चिढ़ है इससे। जैसे ही ये प्रोटॉन लेता है, इससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन दिक्कत ये ऑर्थो पोजीशन पे ही है, मेटा पे तो ये दूर हो जाता है इससे, फिर लड़ाई नहीं होती। लड़ाई कहां हो रही है, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे खड़ा है। ऑर्थो पोजीशन पे ये इससे लड़ता रहता है, बोलेगा प्रोटॉन वापस करो, नहीं तो अनस्टेबल रहेगा मामला। तो ये क्या करता है बेचारा, प्रोटॉन वापस कर देता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाती है। इसको बोलते हैं SIP। क्या बोलते हैं, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्टेरिक, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, है ना, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, सॉरी इन प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन ऐड करना, तो प्रोटॉन ऐड नहीं होगा क्योंकि इनहिबिट हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसका मतलब बी जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि देखो प्लस आई दोनों लग रहे हैं, और प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना पास लगा होगा उतना फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ऑर्थो इफेक्ट बोल के लोग काम चला लेते हैं, लेकिन नहीं, ऑर्थो इफेक्ट नहीं बोलना। आप क्या बोलोगे आज से, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो सबसे वीक कौन सा होगा, बी। और एक चीज और समझ लो, ये तो फिर भी डोनेटिंग ग्रुप लगा था। यहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, डजंट मैटर। ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इनमें सबसे कम होगी। इसका मतलब सी सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, देन ए होगा, एंड देन बी होगा। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा CAB कैब। ये ऑर्डर हो जाएगा इनका CAB। समझ में आया, इसको याद रखना, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। सही है। चलो एक और आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर जल्दी से वाइंड अप करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन भी लगवाऊंगा इस पे मैं आपको, डोंट वरी। जेई वालों, नीट वालों, बोर्ड वालों, सबके लिए क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा इसमें। चलो नेक्स्ट, एक और बार हम लोग फिर से ले रहे हैं यही। यहां पे ले लिया हमने एनिलीन, ठीक है। फिर दूसरा मैंने लिया NH2 के साथ CH3 लगा दिया यहाँ पे, फिर से वही। और तीसरे में मैंने क्या किया, मैंने ये वाले हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करके यहां पे मिथाइल लिख दिया। सही है, चलिए अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आप ए और बी तो बहुत अच्छे से जान गए हो कि बी में सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट जिसको आप बोलते हो, मतलब SIP हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है, SIP। ये घटा देगा, SIP क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को भी SIP बोलते हैं, लेकिन यहाँ है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। ए और सी में देखते हैं, देखो ए और सी में क्या करूं। देखो होता क्या है, हम लोग बेसिकली देखते हैं कि ये लोन पेयर कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए, है ना, अटैक करने के लिए। लेकिन अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे एरोमेटिक में कि ये रेजोनेंस में चला जाता है। ये किस में चला जाता है, रेजोनेंस में, है ना। ये वाला लोन पेयर किस में चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा।
यहां लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये जो दो बड़े महाराज लगे हैं ना, बल्कि ग्रुप्स, ये क्या करेंगे, इसका प्लेन चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो आप? इस नाइट्रोजन को घुमा के उधर ले जाएंगे। समझ गए आप? इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इस बेंजीन रिंग से अलग हो जाएगा इसका प्लेन। और रेजोनेंस तभी होता है जब दो एटम सेम प्लेन में हो। समझ में आ रही बात? यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। इसे बोलते हैं ओओपी। क्या बोलते हैं? ओओपी, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, ये चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, ऊपर वाला हिस्सा। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये अवेलेबल है अटैक करने के लिए। इसको प्रोटॉन जहां भी दिखेगा ये अटैक करेगा उसके ऊपर। सही है? देखो दोबारा समझाता हूं। हम लोग ये डिस्कस करते हैं एरोमेटिक अमीन्स में कि ये लोन पेयर कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए। अब ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, इसे बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन ये वाला नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये जो दो बल्कि ग्रुप है ना, इसका मुंह उठा के उधर घुमा दिया इन्होंने। इनमें लड़ाई हो रही थी आपस में और इन्होंने इसको क्या कर दिया, घुमा के उधर कर दिया। अब नाइट्रोजन, सॉरी, अब ये जो है पूरा ग्रुप जो है एन नाइट्रोजन के साथ दोनों जो मिथाइल लग रहे हैं वो अलग प्लेन में है, ये बेंजीन रिंग अलग प्लेन में है। मतलब अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस की मेन कंडीशन तो यही होती है कि दोनों एटम सेम प्लेन में होने चाहिए जिनमें रेजोनेंस हो रहा है। बट यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है ही नहीं। तो ये फटाफट से अपना प्रोटॉन को देखते ही उस पर क्या मारेगा, अटैक मारेगा। ठीक है ना? प्लस आई भी दिखाएंगे दोनों उसके साथ साथ। क्लियर है? तो इसका मतलब सी वेरी गुड क्या हो जाएगा, बेस। इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों SIR, याद रखना, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इस बार किसमें रुकावट हुई? रेजोनेंस में रुकावट हुई। पिछली बार किसमें हुई थी? प्रोटोनेशन में रुकावट हुई थी, प्रोटॉन लेने में। तो बोला था स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ घट गई थी, यहां बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो SIR क्या करता है? इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। इसका मतलब सी सबसे अच्छा बेस होगा, देन ए होगा, देन बी होगा। उसमें तो SIP लग रहा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है ना? मजा आया होगा आपको ये समझने में कि कैसे SIP लगता है, कैसे SIR लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको काम आएंगे, स्पेशली जेईई में जो लोग देने वाले हैं वो ये जरूर वीडियो देख लेना। इसके साथ आप लोग खुद से क्वेश्चंस ट्राई करना, जो भी आपके PYQs आपके पास अवेलेबल हैं या जो भी क्वेश्चंस आप जिस भी बुक से कर रहे हो वो करते रहना। डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी एग्जाम से पहले मैं क्वेश्चंस की एक वीडियो तो कराऊंगा ही आपको। ठीक है ना? उसमें तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया था, सो दैट आपके 4 नंबर तो एग्जाम में पक्के हो ही जाए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।